डीएसएम ज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग टेंस का दूसरा हिस्सा प्रेजेंट में पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस में आज टेंस का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस को दूसरा में बोला जाता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट। चलिए इसको दोनों ढंग से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई सेंटेंस दिया होगा तो कैसे पास करें। जेनवी आप सिंबॉलिक जानते हैं, जेनवी में इसकी पहचान यही है। जेनवी में इसका सिंबल है, इसका सिंबल ये है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हूं, अब बात यह है कि चलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम ऐसे पहचान सकते हैं रहा है, लेकिन यही बात अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे तो वो तो हिंदी में नहीं देगा। और इतना कंफर्म कि आप इतने भी कंफर्म नहीं है कि पता चल जाए कि कंटिन्यूअस को पहचानेंगे कैसे, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में भी लगता है, दोनों के अंत में रहा है, रही है आता है। तो कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट ही है, तो इंग्लिश में इसका सिंबल होगा, अगर किसी सेंटेंस में आ जाए एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, in this moment, in this time, इसके साथ अगर सेंटेंस में लिखा रहे नाउ ए डेज, इसके साथ लिखा रहे और भी these days, etc ऐसा लिखा रहे, तो ये कन्फर्म कौन सा टेंस में होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये कौन सा टेंस में होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ध्यान देना है, इंग्लिश में पहचाने का सिंपल उपाय है एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, इन दिस मोमेंट, इन दिस टाइम, नाउ इट इज, दिस डे। अगर किसी सेंटेंस में आपको दिखता है तो इसमें एकदम दिमाग को कंसंट्रेट करना है, सोच लेना है कि ये किस में ये इंग्लिश सिंबल से सर बताए थे, और उसमें ध्यान देना है कि इसमें क्या लगेगा, V4 लगेगा एकदम दिमाग में। और पहला बात इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज एम आर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम का मोड अलग होता है। अब जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल हम देते हैं कि कंपटीशन में कैसे एग्जाम पूछता है। ठीक है ना, कंपटीशन में एग्जाम में कैसे पूछता है, जैसे यहां पे लिखेगा, अब यहां पे हैज बीन या हैव बीन लिख देगा। अब आपके कॉम्पिटिटिव में जब एग्जाम देता है तो ऐसे काटता है, इसको ऐसे लिखता है, ऑप्शन कुछ ऐसे देता है। यहाँ पे लिखता है ए, यहाँ पे लिखता है बी, यहाँ पे लिखता है सी, यहाँ पे लिखता है डी, और यहाँ पे दे देगा ई, और ई में जो ऑप्शन दे देगा वो दे देगा नॉन।
इस तरह का पूछा। अब इसमें कॉम्पिटिशन बैंकिंग में जाइएगा, एसएससी में या कहीं भी कोई भी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश एग्जाम देते हैं, अब इसमें ढूंढना की गलती का है, तो इसमें गलती कहीं दिख नहीं रहा है। पहला बात कि ही लगेगा तो हैज भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा B4 लगना चाहिए, B4 लगा। लेकिन अब याद करना है कि सर ने बताया कि नाउ ए डेज होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब कभी भी हैज बीन और हैव बीन नहीं लगता है। क्या लगता है? तो इज एम आर लगता है। तो गलती कहाँ है? ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी का। ठीक है। अब थोड़े छोटे कंपटीशन में जैसे 11-12 के एग्जाम में इसका थोड़ा मेथड बदल देता है, और 11-12 में जब एग्जाम देगा तो ऐसे लिखेगा, सेंटेंस सेम रहेगा, लिखेगा ही डैश डूइंग नाउ ए डेज। अब जब कॉम्पिटिटिव में या 11-12 में जब आप क्वेश्चन पूछेगा तो इसका मेथड थोड़ा बदल देगा। अब यहाँ पे 4, यहाँ पे वहां पे 4 ऑप्शन जो देगा उसमें ए ऐसे दे देगा, एक में लिखेगा एज भी, दूसरा में लिख देगा हैड भी, तीसरा में लिखेगा इज, चौथा में लिख देगा या तो आर लिख सकता है और नहीं तो उसका मन किया तो लिख देगा नो। अब 12 आप देखना, सर बताए थे कि नाउ ए डेज रहेगा तो वर्जन कंटिन्यूअस रहेगा, और ही के साथ पता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा। अब दोनों मेथड में अलग अलग पूछने का तरीका है, सो प्लीज नोट इट आउट, इसको नोट कर लें, इसके बाद आगे। So we are going to start the basic law of present continuous या present imperfect। बेसिक लॉ पढ़ने के बाद हम लोग एडवांस में चलेंगे। एडवांस में देखेंगे कि इस तरह के कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, क्या हो सकता है। तो पहला बेसिक लॉ, इसका बेसिक रूल क्या है? इसका बेसिक रूल है, रूल नंबर फर्स्ट लिख देते हैं। बेसिक रूल है, इसका सब्जेक्ट लिखेंगे इज एम आर लिखेंगे, और V4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? V4 मतलब होता है V1 में जब ING जोड़ते हैं तो ये V4, और इसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ऐसा माना जाता है, ऐसा लोगों का भी कहना होता है कि अगर सबसे कोई आसान टेंस है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, क्योंकि इस सब में क्या जोड़ देना है? ING जोड़ देना होता है, और सेंटेंस में आई एम गोइंग, ही इज स्लीपिंग, ऐसा बहुत सारा सैंपल्स। तो ये है एग्जाम्पल में। देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम, और V1 हो गया टीच, ING जोड़ देना है टीचिंग यू। दूसरा वे लोग खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। लेकिन अगर गलती से इसमें दे दे कि वो 2 घंटे से खेल रहे हैं तो वहीं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और उसमें इज एम आर के जगह एज बीन और हैव बीन जुड़ जाएगा, V4 जुड़ जाएगा, और टाइमिंग। तो बिना टाइमिंग का अगर हो, जिसमें टाइमिंग नहीं दिया होगा तो
प्रेजेंट कंटिन्यूअस, टाइमिंग दिया रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब चलिए लेट्स टॉक अबाउट, अब थोड़ा रूल में चलते हैं, तो थोड़ा सा एडवांस रूल की तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें बढ़ते हैं एडवांस में। तो एडवांस में अब रूल देखते हैं, तो एडवांस में अगर रूल देखेंगे तो इसको रूल नंबर 2 कर देता हूं, क्योंकि जब तक बेसिक नहीं है तब तक एडवांस में कुछ नहीं, ठीक है। अब दूसरा रूल यहां पे देखें, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर लगाते हैं और इसमें लगाते हैं गेटिंग ऑन, गेटिंग ऑन, और यहां पे लिखते हैं एज फ्रैक्शन हो सकता है, एज, एज लिखेंगे, एज मतलब उम्र। ध्यान है कि इस उम्र लिखने के बाद ईयर्स ओल्ड नहीं जोड़ना है, नहीं समझना है। अब जैसे एग्जाम्पल में एक सेंटेंस है कि मैं 20 का हो रहा हूं, तो क्या बनाएंगे, यहां डायरेक्ट लिखेंगे आई एम गेटिंग ऑन 20। अब इसमें क्या आता है कि हम लोग कभी कभी गलती से 20 ईयर्स ओल्ड जोड़ देते हैं, तो उम्र बताने के दौरान कभी भी इसमें ईयर्स ओल्ड ना जोड़े, क्योंकि जैसे ही आप बोलते हैं आई एम गेटिंग ऑन 20 ईयर्स ओल्ड, तो 20 तक बोलते हैं सही लगता है, लेकिन जैसे ही ईयर्स ओल्ड जोड़ते हैं सेंटेंस बहुत बुरा दिखता है। तो ये काम ना करें, डायरेक्ट लिखना आई एम गेटिंग ऑन 20, बोलने में आसान लगता है। अब वो वाला सिस्टम छोड़िए कि जब हम लोग स्कूल में बोलते थे कि आई एम 12 ईयर्स ओल्ड, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, तो ये सब सिस्टम छोड़िए, अब नए कन्वर्ट में बोलिए आई एम गेटिंग ऑन 20, आई एम गेटिंग ऑन 30। इससे इंग्लिश का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ जाता है। अब दूसरा सेंटेंस हो जाएगा, आपके पिता 40 के हो रहे हैं, ये आप बनाए, माई फादर या योर फादर इज गेटिंग ऑन 40, सो राइट इट। इसको आराम से लिखें, समझें, कमेंट करें। अगर कोई दिक्कत होता है तो प्लीज कमेंट मी ऑन माई नंबर और इन दिस चैनल यू कैन कमेंट ऑन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो। थैंक यू। और चलिए आगे कंटिन्यू रखते हैं। एक और बनाइए सर, अच्छा नेक्स्ट जो है वो एडवांस में ही आता है, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस, आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब इसमें इज एम आर लगेगा, और यहां पे लिखेंगे गेटिंग, क्या लिखेंगे, मोर एंड मोर जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, मोर एंड मोर, और यहां पे आप एडजेक्टिव लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, तो एडजेक्टिव क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव इज द थिंग्स, एडजेक्टिव इज अ वर्ड बाय विच वी क्वालिफाई द नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। क्या होता है हिंदी में विशेषण, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है उसको हम क्या बोलते हैं, विशेषण, ठीक है। तो यहाँ भी एडजेक्टिव जो होगा वो कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, उसकी क्वालिटी को बताए। अब इस तरह में सेंटेंस आते हैं वो थोड़ा यूनिक आते हैं, क्या आते हैं, बोलते हैं प्लीज मेरे हिंदी पर मेंशन मत कीजिएगा, हिंदी लिखने में थोड़ा सा वो होता है। तुम दिन पर दिन
तुम दिन पर दिन सुंदर होती जा रही हो। तो क्या बनेगा? यहाँ देखिए सेंटेंस जैसे लिखा यू आर गेटिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल। यहां तक सही है। लेकिन चूंकि क्या है, इसमें एक अदर वर्ड जुड़ा हुआ है दिन पर दिन, तो यहां लिख देंगे डे बाय डेज। ठीक है, सही नहीं है ना? अब दूसरा सेंटेंस है तुम्हारा भाई। ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड्स हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी। आप अपने सेंस के अकॉर्डिंग उसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। यू कैन ऐड अकॉर्डिंग टू योर सेंस। अपना सेंस जैसा डिमांड करता है वैसा आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं अगला सेंटेंस, तुम्हारा भाई दिन पर दिन बदमाश होता जा रहा है। थर्ड सेंटेंस लिखेंगे, वह दिन पर दिन चालाक होती जा रही है। ये सेंटेंस आपको बनाना है। फ्रेम इट, मस्ट कमेंट एंड लाइक ऑन दैट। इस सेंटेंस को बना के आप कमेंट करेंगे। आज के लिए थैंक्स, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।